पाकिस्तान मरकज़ निगाह बना हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक जैसे तुर्की, मिस्र और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा समेत एक बड़ी बैठक लगी हुई है और ये बड़ी बैठक लगी है ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान किसी नहज पर इस पूरे सिचुएशन को पहुंचाने के लिए या रास्ते को पेव करने के लिए। इससे पहले हमारी हामिद मशरकी साहब से बात हो रही थी। अब डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, आपसे बात करेंगे इस बारे में। और ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदे, उनसे भी जानेंगे कि क्या इस वक्त सूरत हाल बनती नज़र आ रही है अमरीका में, ये जो एहतजाज की सूरत हाल है। लेटर ही विल जॉइन अस अगैन। डॉक्टर शाजिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ऑब्वियसली हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और ऐसे में पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। क्या समझती है जो ताज़ा बैठक हो रही है, ये क्या इस मसले को हल कराने की तरफ एक राह हमवार कर सकती है या नहीं? जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे कितना बड़ा हो, कितना गहरा हो, उसका सॉल्यूशन जो है वो नेगोशिएटेड ही होना होता है। ओके। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उनमें से कम से कम एक जो है उसको तो यही नहीं पता कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जैसे कि अमेरिका, तो उनके तो ऑब्जेक्टिव हर 2 घंटे के बाद जो है वो चेंज हो जाते हैं, जो हम तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचते हैं। ईरान के ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं कि उन्होंने सर्वाइव करना है, इसराइल के ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं कि उन्होंने ईरान को जो है वो डिसफंक्शनल करना है, बाल्कनाइज़ करना है, तबाह बर्बाद करना है। तो अब इस ऐसी सूरत-ए-हाल में जिसके अंदर मल्टी पार्टी एक कॉन्फ्लिक्ट है और पूरा जो है वो उसकी लपेट में है, तो उसको यकीनन किसी बैठकर बात करने से ही जो है वो ख़त्म उसका मसला हो सकता है। लेकिन उसमें पेचीदगी फिर ये होती है कि बैठकर बात की क्या जाए? क्या बात की जाएगी और सारी पार्टीज़ जो हैं वो उनको अगर एक मेज़ पे या इवन एक बिल्डिंग के अंदर ही आपने शटल डिप्लोमेसी से लेके आना है, फिर बात क्या होगी? तो बात जो है वो सरफ़ेस पे आपको 15 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स की सूरत में दिखाई दे रही है कि जो दोनों तरफ जो है वो बहुत मैक्सिमलिस्ट जो हैं डिमांड्स हैं। तो वो हमेशा ऐसा ही होता है नेगोशिएशन में, सबसे पहले मैक्सिमलिस्ट ही बताया जाता है, फिर उसके बाद कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूँढ लिया जाता है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है जो आपका सवाल था हम्म। कि ये जो वज़राए ख़ारजा जो हैं कल इकट्ठे हुए हैं, ये यही बैठकर अभी डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को परस्यू करते हैं और आगे लेकर चलते हैं, तो फिर बात क्या होनी है? ये ओके। बातें तो बहुत और छोटी और बहुत पीछे रह जाती हैं कि कौन किसकी बेसिस कहाँ पे होंगी, किसका यूरेनियम किसके पास होगा, वग़ैरह-वग़ैरह। क्योंकि यूरेनियम जो है, ये तो वही यूरेनियम है जो बराक ओबामा ने इस पे जेसीपीओ बना लिया, ट्रंप ने आके जी, फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बातें क्या हैं। बात मेरे ख़्याल में ये हो रही होगी कि ईरान जो है उसको इस वायलेंस के साइकिल से कैसे निकाला जाएगा। ईरान राइट। के ऊपर जो ये हर्ब जो है वो पिछले 2 साल के अंदर तो जो है वो बार-बार, और उसके अलावा जो है उसकी एग्ज़िस्टेंस जो है उसकी रेवोल्यूशन से के बाद की तमाम दहाइयों में जो सही। उसके ऊपर एक उसको पराया स्टेट बनाया हुआ है, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? कौन उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेगा? अगर कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होगा तो वो क्या होगा? क्या वो किसी जो रशिया के साथ उनका स्ट्रैटेजिक मंसूबा है, उसमें कोई क्लॉज़ एंटर कर ली जाएगी, या फिर तुर्की, ओके। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और ईरान मिलकर कोई अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनाएँगे? हुँ, स्ट्रेट हुँ। ऑफ हुर्मुज़ का क्या जो है वो उसमें कैसे ऑपरेट होगी, और गल्फ के कंट्रीज़ का फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट क्या होगा विज़ावी ईरान? ओके। और इनके राइट। आपस के जो है वो, अगर ईरान जो है जिसके बहुत चांसेज़ हैं विक्टोरियस होता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, तो फिर अगर इस खित्ते के बाकी ममालिक थोड़े से इंटिमिडेट फ़ील करते हैं, तो उनकी इंटिमिडेशन को कैसे हमने ख़त्म करना है, उसको ऑलराइट, नलिफ़ाई करना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है। ऑलराइट। इसके लिए अगर देखा जाए तो डिप्लोमैटिकली यू जस्ट नीड पेजेज़ आफ्टर पेजेज़ कि आपने हम्म। क्या-क्या बात करनी है। डॉक्टर साहबा तो राइट। ये प्लीज़ इतना आसान हाँ, नहीं है कि इधर से हाँ। 5 पॉइंट, उधर से 4 पॉइंट्स और चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। और पाकिस्तान के कंधों पे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अलावा है, हम्म। वो ये है कि अगर किसी पॉइंट पे ईरानियन जो हैं वो पाकिस्तान आने पे एग्री होते हैं और नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं, तो फिर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है, जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और मीडिया पे बात नहीं हो रही, कि एक प्रेसिडेंट है राइट। इज़राइल की तरफ से नेगोशिएटर्स को हलाक कर देने का। जी, उन हम्म। इलाकों पे
हमला कर देने का। तो राइट। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल विल डॉक्टर है। साहबा, हाँ, और डॉक्टर साहबा प्लीज़ प्लीज़ हमें ह्यूस्टन से हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका दुनिया ठीक करने चला है, लेकिन क्या अमेरिका का अपना हाउस इन ऑर्डर है? कामरान, अस्सलाम वालेकुम, बताएं नो किंग्स प्रोटेस्ट की क्या सिचुएशन है, और मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी अखबार हैं वो तो ये कोट कर रहे हैं कि मिलियंस में बात जा चुकी है, कल गालिबन दो प्रोटेस्टर्स को मारा भी है वहाँ पे। सो क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है वहाँ पे? ये असल में जो नो किंग मूवमेंट है ना, ये इसकी तीसरी लहर। इससे पहले लास्ट ईयर नवंबर में भी या ये जो है प्रोटेस्ट हुए थे। ट्रू। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो है वो तकरीबन 30 स्टेट्स में किया था। 3000 प्रोटेस्ट थे जो एक लहर चली है। उसके अलावा ज़ाहिर है 10 मिलियन से ऊपर लोग थे जो इसमें निकले हैं। खैर, अब ये तो प्रोटेस्ट इन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया है। असल चीज़ ज़ाहिर ये है कि जो इस वक्त बेसिक मसला है, 3 पॉइंट है जिस पे ये पूरी मूवमेंट बेस कर रही है। फर्स्ट तो ज़ाहिर सी बात है कि उनका इंटरनल मसला है, जो यहाँ पे आइस है, इमिग्रेशन फोर्स है, उसके जो छापे पड़ रहे थे, जी। उसके खिलाफ उनका पहला पॉइंट था। अब सेकंड जो हावी होता जा रहा है बेसिकली सब पे, वो है ईरान वॉर, जिसकी वजह से जो तेल की कीमतें वो आसमान से बातें कर जी रही हैं इस बिल्कुल। वक्त यहाँ पे ना। तो मतलब ज़ाहिर है कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, शायद इसका आपको एहसास ना हो कि हम यहाँ पे ज़ाहिर है कि $2.25 गैलन दे रहे थे, अब हम $4 दे रहे हैं सिर्फ यहाँ ह्यूस्टन में, जबकि एलए में $6 पर गैलन हो चुकी है। तो ज़ाहिर है लोगों की चीखें निकल गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये गैस प्राइसेस बढ़ती है तो फिर महंगाई आपके सामने कि वो एक तूफान उठता है। तमाम ग्रोसरीज पे, उस पे सब पे महंगाई हो जाती है, तो लोग उस पे सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त वो हैं। और अब वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं, ये जो ईरान पे हमला है, ये ट्रम्प की अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी, जो इसराइल के कहने पे किया गया था। और ये जो है एक सोच बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। ज़ाहिर है कि इससे पहले भी हमने खबरों में मेंशन किया था कि अमेरिकन फ़ौजी तक अब जो है जंग पे नहीं जाना चाह रहे हैं। वो अब एक कानून होता है इसका, उसके तहत अप्लाई कर रहे हैं राइट। कि वो ज़मीर की बुनियाद कामरान, पे इसी जंग में बात को हिस्सा ना आगे लें। बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाज़िया भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये आपको याद होगा इस टर्म की जो कैंपेनिंग की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ही क्लियरली सेड कि हम किसी दूसरे की जंग नहीं लेंगे एंड अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाएंगे। हम किसी दूसरे के मामले में नहीं पड़ेंगे, अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाएंगे। और जो यूक्रेन और रशिया की वजह से इतनी ज़्यादा प्राइस ऊपर चली गई है फ्यूल्स की, हम पर उसका बहुत असर हुआ है एंड दैट इज़ वाई हमने हर आम अमेरिकन को एक ज़िंदगी देनी है, जो कि वो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उसके बरक्स ही डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं। उनका अपना हाउस ऑर्डर, ये फैसल ने बात की, ये बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। डू यू थिंक आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप? मिड टर्म इलेक्शन में मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो जाएंगे कि जब एक बंदा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है उसके स्लोगन से इलेक्शन जो है वो लड़ता है, और लैंडस्लाइड उनकी विक्ट्री है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें उनका बहुत बड़ा मुस्लिम वोटर था, जिसमें उन्होंने गजा का ओह जेनोसाइड यस। रुकवाने की तरफ इंडिया दिया था, और साथ में ये कहा था कि जो हम रशिया के अंदर इस वक्त जो है एक प्रॉक्सी वॉर जो है यूक्रेन के वाया लड़ रहे हैं, हम इससे निकलेंगे। अफगानिस्तान में हमारे गलत फैसले थे, हमें बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई, तो अब हम अपने मुल्क जो है उसके लिए काम करेंगे, जी। अपने लोगों के लिए। और लोगों के साथ ये बहुत रेजोनेट किया। लेकिन मसला ये है कि ये अमेरिका जो है एक ऐसा मेज है, एक ऐसा भूल भुलैया हैं कि इनके पावर कॉरिडोर में जब आप एंटर होते हैं तो आपका सर्वाइवल जो है फिर लाइन को टो करने में ही होता है। आप देखें कि एफबीआई के साथ जो है वो ट्रंप के बहुत से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जो ही वो आए और जो उन्होंने वादे किए थे एप्स्टीन फाइल्स से लेकर जेएफ कैनेडी जो है, जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डीक्लासिफाइड करना, तो उनमें से कुछ भी वो नहीं कर पाए, और एफबीआई का वो पपेट बन के जो है लोगों को सड़कों से उठवाते हुए नजर आते हैं। तो बात ये है कि अब अमेरिका के अंदर लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये जो लोग हम सिलेक्ट करते हैं, जिनको हम अपना नुमाइंदा समझते हैं, ये असल में पपेट होते हैं और इनके पपेटियर कोई पीछे होते हैं। और अब लोग उनको भी ट्रेस कर रहे हैं, जैसे मिरियम एडल्सन का नाम बहुत आता है, जी। जैसे सिलिकॉन वैली के लोगों का नाम बहुत आता है, जैसे वो 5 बैंकर्स फैमिलीज का नाम ओह आता है, या। कि ये जो लोग हैं ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले, और फिर जब ये इन्वेस्टमेंट कर कर अपना एक पॉलिटिशियन जो है वो तैयार कर लेते हैं और उसको किसी जगह पे पहुंचा लेते हैं, तो उसके पास सिवाय इनकी बिडिंग करने के और कोई चांस नहीं होता। तो पूरा जो इनका जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है,
उसको ये सूट करता है कि आप वॉर में घुसे ही रहें और ये जो सारा सामान है इनका बिकता ही रहे, और उस सामान की खरीदो फरोख्त के लिए इन्होंने फॉर्डर बना दिया है पूरी दुनिया को, ग्लोबल साउथ को, और अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। और अब हालात इस सिचुएशन में है कि इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगर एक ट्रंप अगर नहीं तो फिर और क्या, तो ए बी सी डी आप जी तक चले जाएं, सारे के सारे जो हैं वो पपेट ही होंगे, दैट इज द क्योंकि थिंग। चार्ली कर्क की असैसिनेशन ने ये साबित किया है, और उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव उस पे Yeah. डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं कि ये इसी उम्र में कॉलेज फ्रेशमैन की एज से ही इन्वेस्टमेंट करके बंदा टारगेट कर लेते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं कि किसने पॉलिटिशियन बनना है और किसने आगे चल के एब्सोल्युटली कुर्सियां डॉक्टर संभालनी शाहज़ी, है। ये हिट द नेल, बिल्कुल आपने सही बात की है। और ग्लोबल साउथ पर जितना प्रेशर आ गया, लेट्स सी अगेन कि उसमें अब ये जो मीडिएशन का किरदार है वो कितना आगे तक जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।